अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा, आज हम बीएफडी के विंटर 2024 के एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद रिव्यू के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस रिव्यू का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको पेपर के मुतालिक गाइड करना है कि जो आपने एग्ज़ाम पेपर दिया वो किस हद तक आई कैप ने अपने सिलेबस को फॉलो किया, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्या पेपर में कोई एम्बिगुइटीज़ थी या नहीं थी। तो इस रिव्यू को हम तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला हम ज़रा उसका सेंटर जहाँ पेपर कंडक्ट हुआ है वहाँ पर क्या हालात रहे उनके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के। दूसरा हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द ओवरऑल पेपर, रिव्यू कर लेते हैं, सेंटर का रिव्यू कर लेते हैं, ओवरऑल एग्ज़ाम पेपर का रिव्यू कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको गाइड किया जा सके। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट को सजेस्ट किया जाता है कि बेटा जब आपका पेपर है तो आपने पेपर से पहले टाइम पे जाना है और तमाम जो आपको डॉक्यूमेंट्स आई कैप की तरफ से शेयर किए गए, ईमेल शेयर किए गए, आपने वो देखना है। नो डाउट बीएफडी का ये फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, तो सेंटर में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और उसकी वजह ये थी कि कुछ स्टूडेंट लेट पहुँचे सेंटर में या बिल्कुल जैसे मैनुअल पेपर देने जाते हैं बिल्कुल टाइम पे पहुँचे, उनको थोड़ा सा इशू आया। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि कुछ बच्चों ने अपने सिस्टम्स पर आई कैप ने जो ईमेल भेजी हुई थी और जो लिंक बताया था वो ओपन करके उन्हें नहीं पता था। उसके अलावा तीसरा प्रॉब्लम ये आया कि जब लॉगिन करने के बाद कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा था, क्योंकि अर्जेंसी में जब काम हुआ तो फिर वो सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर या इन्विजिलेटर्स हैं उन पर भी थोड़ा प्रेशर आया, जिसकी वजह से एक थोड़ी सी ऑड सिचुएशन क्रिएट हो गई, पैनिक क्रिएट हुआ। और उस पैनिक के पीछे मैं समझता हूँ कि नो डाउट फर्स्ट टाइम था, कुछ उसकी वजह से लर्निंग एक्सपीरियंस ना होने की वजह से स्टूडेंट के पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़े बहुत तो ये मसाइल आने थे। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको वेल बिफोर टाइम सेंटर में जाना चाहिए था, ताकि आप उस सेंटर से अपने आप को अवेयरनेस देने के बाद दूसरा उस सिस्टम को जान के कि क्या सिस्टम है, सीट कैसी है आपकी, सिस्टम या लैपटॉप को प्लग इन करने के लिए चार्जिंग की सहूलत है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं है, आप कैसे इंटरनेट एक्सेस करेंगे, कौन सा इंटरनेट होगा, 2 हैं 3 हैं, क्या पासवर्ड है। तो आपको वेल बिफोर टाइम जाना चाहिए था। तो जो स्टूडेंट वेल बिफोर टाइम चले गए उनका कम टाइम वेस्ट हुआ, वो कम पैनिक का शिकार हुए। जो स्टूडेंट बहुत कम अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक गए वो थोड़ा पैनिक का शिकार हुए। दूसरा इन्विजिलेटर भी थोड़ा पैनिक का शिकार हुए, जिस वजह से कोई थोड़े मसाइल पैदा हो गए, लेकिन वो कोई ऐसे मसाइल नहीं थे कि आपका पेपर उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। ठीक है, इसमें मैं स्टूडेंट को काफ़ी हद तक जिम्मेदार ठहराता हूँ। बेटा आपने अपना जब भी जाना है आई कैप के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो वेल बिफोर टाइम जाएं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। अच्छा, उसके बाद कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हुआ, जिनका लॉगिन हुआ उनका पेपर ओपन नहीं हो रहा था, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं ओपन हो रहा था? क्योंकि आई कैप ने एक और ईमेल भेजी हुई थी जिसके तहत आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जाना था ताकि आप क्वेश्चन पेपर ओपन हो सके। तो ये जो आई कैप की तरफ से भेजी हुई गाइडलाइंस थी, स्टूडेंट ने उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, जिस वजह से बच्चे थोड़े परेशान हुए। नो डाउट आई कैप के एंड पे भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बार बार रिमाइंडर आता और बार बार ईमेल आती या वेल बिफोर टाइम ईमेल आती, बच्चों को बताया जाता कि आपने ये स्टेप्स करने हैं, कोई वीडियो डेमो रिकॉर्ड की जाती। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कुछ चीज़ें आई कैप के लिए भी नई थी, कुछ स्टूडेंट के लिए भी थी, तो ये ओवरऑल सेंटर में थोड़ा बहुत पैनिक तो हुआ क्रिएट। लेकिन उस पैनिक को आई कैप ने कवर अप कैसे किया? आपका पेपर का 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट तो ऑफिशियल टाइम है, 15 मिनट उन्होंने इंस्ट्रक्शन की वजह से 3 आवर्स 30 मिनट्स दिए, लेकिन बाद में आई कैप ने 30 मिनट्स का एक एक्सटेंडेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया, जो मैं समझता हूँ आई कैप की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप था, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए और स्टूडेंट जहाँ जहाँ अपने क्वेश्चंस में पेपर में कहीं खामी रह गई स्टूडेंट उसको कवर अप कर सके। तो आई कैप ने अपनी तरफ से कोशिश की। कुछ बच्चे अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये 30 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं
इन 30 मिनट्स के देने से हमारे मार्क्स पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं बेटा, ये आपको फैसिलिटेट किया था। और इस फैसिलिटेशन की वजह यह है कि शुरू में जो 20-30 मिनट्स का पैनिक क्रिएट हुआ, उस पैनिक को कंपनसेट किया जाए। तो बाकी कुछ बच्चों ने उस टाइम से काफ़ी एडवांटेज लिया और आई कैप को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। कुछ बच्चों ने उसको उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, तो ये उनके एंड पर डिसएडवांटेज पोजीशन थी। तो ओवरऑल सेंटर का ओवरव्यू आप लोगों को आइंदा भी जब भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जाना है तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटा वेल बिफोर टाइम जाएं, प्रॉपर जाके वहाँ सेटल हो। सेटल होने के बाद आप लॉगिन शॉगिन करके या जो भी पीछे आई कैप की ईमेल्स आई हैं उनको प्रॉपरली आप रीड करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ताकि आप कम से कम वहाँ पर परेशान हो। ठीक है। ऑल्दो इस क्या नाम है, इस अटेम्प्ट में आई कैप ने हार्ड फॉर्म में पेपर प्रोवाइड करने की भी ऑप्शन दी थी और प्रोवाइड भी किया, लेकिन शुरू में पैनिक की वजह से कुछ बच्चों को वो पेपर नहीं मिल पाया टाइम पे, या उन्होंने फिर खुद रिक्वेस्ट करके लिया। लेकिन जो भी था उन्होंने आपका 30 मिनट्स की कंपनसेशन दे के आई कैप ने आपको फैसिलिटेट कर दिया ताकि आप उसको परफॉर्म कर सकें। नो डाउट एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो स्ट्रेस आपके पेपर पे जाता है। यही नर्व्स की गेम है बेटा, कोई इतना मसला नहीं है, चीज़ों को इतना प्रॉब्लमेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहते हुए आपने चलना है, क्योंकि पाकिस्तान है, घर में भी इंटरनेट नहीं आता, कई दफ़ा इंटरनेट डाउन हो जाता है, कोई नहीं, आपने लेकिन उसके मुताबिक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना था। बाकी मैं आई कैप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने वेल बिफोर टाइम जाना था। अगर आप वेल बिफोर टाइम गए हैं तो आप कम पैनिक का शिकार हुए होंगे, और अगर आप वेल बिफोर टाइम नहीं गए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के करीब 2 मिनट 5 मिनट पहले गए हैं, तो हो सकता है कि शायद आप पैनिक का शिकार ज़्यादा हुआ। अच्छा, अगर हम ओवरऑल पेपर पे आते हैं, हमारा वैसे आज का मकसद ओवरऑल पेपर पे बात करना है और उसके अलावा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर हम ओवरऑल पेपर पे बात करते हैं तो बेटा सबसे पहला पैरामीटर ये है कि जो आपका पेपर सेट किया एग्जामिनर ने, वो आई कैप की बताई हुई सिलेबस की ग्रिड्स और उसके अलावा जो उसने वेटेज दी थी, क्या कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस थी, तो पूरा पेपर रिव्यू करने के बाद जो मैंने एक इम्प्रेशन और गाइडेंस ली है और जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं ये बड़ा ओपनली कहने के लिए कन्विंस्ड हूँ कि आई कैप के पेपर में कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी। बस एक छोटी सी अनॉमली ये थी कि आई कैप ने आपके सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आई कैप ने पहले सेक्शन की जो वेटेज रखी है वो 40 to 60 मार्क्स की रखी है, लेकिन जो रियल पेपर में थी वो तकरीबन 66 मार्क्स का पेपर पहली ग्रिड से आया। तो आई कैप ने थोड़ा सा ग्रिड 1 पे ओवर एम्फेसाइज किया। क्वेश्चन नंबर 1 इसी ग्रिड में से था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट इसी ग्रिड में से था, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट इसी ग्रिड में से था। उसके बाद जो ग्रिड 2 थी, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई कैप एसेट रिप्लेसमेंट के साथ कैपिटल रेशनिंग भी दे के थोड़ी वेटेज बढ़ाएगा, लेकिन आई कैप ने एसेट रिप्लेसमेंट लीज दिया, लेकिन फिर भी स्टिल क्वेश्चन की जो वेटेज रखी वो कम रखी। वैक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो था लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स था। तो ये आपका आई कैप ने 25 से 30 नंबर की वेटेज डिफाइन की हुई थी, लेकिन पेपर में यहाँ थोड़ी सी आई कैप ने लोअर साइड से भी नीचे चला गया और ओवर एम्फेसाइज किया सेक्शन ए पे। बाकी क्वेश्चन 4 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का था, जो कि सेक्शन 3 भी आपका एफआरएम पे है। 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के लिए आई कैप ने बताया हुआ है वेटेज, तो वो 20 मार्क्स का ही है, वो अकॉर्डिंग टू आई कैप ने अपनी वेटेज को फॉलो किया। बस आपका सेक्शन ए पे आई कैप ने थोड़ा सा एम्फेसाइज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी पेपर बना लिया। अच्छा, जब आते हैं एरर और डिस्क्रिपेंसीज में और डेफिशिएंसी में, पेपर में किसी किस्म की कोई एरर, मटेरियल एरर, कोई मटेरियल में स्टेटमेंट या डेफिशिएंसी मुझे नज़र नहीं आई। अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या क्वेश्चन की वर्डिंग क्रिस्टल क्लियर थी? जी बिल्कुल, आई कैप ने जो वर्डिंग बनाई वो बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन फ्रेम किए गए ताकि स्टूडेंट को कम से कम प्रॉब्लम हो। नो डाउट बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि एनपीवी का क्वेश्चन था, उसमें प्रोबेबिलिटी वाले पैराग्राफ में इनकम पढ़ते हुए प्रॉब्लम्स आईं, और वो नेचुरल है क्योंकि वो मल्टीपल सिचुएशंस बनती हैं। जब वो बनती हैं तो अगर आप उसको केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो वो आपको एम्बिग्विटी खुद ही क्रिएट कर देता है। अच्छा, उसके अलावा जब हम आते हैं अगली बात कि आई कैप ने जो सिलेबस को टेस्ट किया तो उसमें क्या बहुत बेसिक लेवल का पेपर रखा या क्या मिक्स रखा, तो बेटा उसने आई कैप ने एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज भी टेस्ट की है
और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और आपका क्रैमिंग और बुकिश नॉलेज भी टेस्ट किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू केस स्टडी आपने आंसर करना था। तो मैंने उसके लिए थोड़ा प्रीवियस अटैम्प्ट से मैं कंपेयर किया है कि लास्ट अटैम्प्ट में 69% न्यूमेरिकल ये एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट्स थे, 31% थ्योरेटिकल था, और थ्योरेटिकल में भी दो तरह की थ्योरी होती है, एक बुकिश होती है और एक एप्लीकेशन वाली। हाँ, इस दफ़ा आई कैप ने 32% थ्योरी दी, जिसमें बुकिश थ्योरी ज़रा का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा था, बाकी लेकिन 68% आपका प्योर एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल था। बहुत ज़्यादा मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट नहीं थी। तो यहाँ पे भी हम आई कैप को कहेंगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वेटेज के अंदर ही था अप्रॉक्सीमेटली, बाज़ दफ़ा पेपर को बैलेंस करने के लिए भी करना पड़ जाता है। कोई वर्डिंग में एरर नहीं थी, कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्वेश्चन की वर्डिंग भी क्लियर थी, सिलेबस में न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल का एक रीज़नेबल ब्लेंड रखा गया था। उसके अलावा जब पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं तो 3 हिस्सों में अगर मैं क्वेश्चन को डिवाइड करूं, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और चैलेंजिंग, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें प्रोबेबिलिटी भी थी, सेंसिटिविटी भी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी था, जो एनपीवी का था, मेन क्वेश्चन एनपीवी का था, लेकिन 2 आइटम ऐसी थी जो फॉरेन करेंसी के टॉपिक से रिलेट कर रही थी। एक तो रेवेन्यू यूएसडी में दिया हुआ था और एक वेरिएबल कॉस्ट यूएसडी में दी हुई थी। आपने उन दोनों को पीकेआर में कन्वर्ट करना था। बाकी सारा क्वेश्चन पीकेआर में सॉल्व होना था, लेकिन रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी, जो यूएसडी में दी थी, उनको आपने पीकेआर में कन्वर्ट करना था। और पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी अप्लाई करनी थी, ताकि आप रेवेन्यू को डॉलर से पीकेआर में और कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकें। तो बाकी ये थोड़ा काम चैलेंजिंग था, ये क्वेश्चन को मैं चैलेंजिंग रेट कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट जो थ्योरी आई हुई है, उसमें उसने ये पूछा था कि सेंसिटिविटी एनालिसिस और एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या लिमिटेशन है। सिंपल बुकिश नॉलेज था, आपने उसको तकरीबन 3 से 5 नंबर का, जितना अभी पेपर ओपन करके भी देख लेते हैं, तो पेपर में से तकरीबन 27 मार्क्स मैं इजी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, 53 मार्क्स को मैं मीडियम कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें मेरी ख्वाहिश है कि आपकी जो रेशो होनी चाहिए वो तकरीबन 70% आपका सही होना चाहिए, इसमें आपका 50 to 60% सही होना चाहिए, और इसमें आपका अगर 20 to 30% भी सही हो जाए या 40% भी सही हो जाए तो आपके लिए ठीक है। यानी तो इसके मुताबिक अब आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि तकरीबन 8 मार्क्स इधर हो गए, इसमें से 60 है तो तकरीबन 30 to 35 मार्क्स के दरमियान इन बिटवीन, और यहाँ तकरीबन 15 to 16 मार्क्स। तो ये अब आपने इसी तरह परसेंटेजेस, इस एरिया में आपकी एक्यूरेसी अगर बढ़ जाए तो बेहतर है, आपका पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड था, उनके लिए ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज करना, टाइपिंग स्पीड ना होना, ये चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो किया था। अगर मैं क्वेश्चन को कहूँ बहुत आसान था क्वेश्चन पेपर तो भी ज़्यादती होगी, अगर मैं कहूँ नहीं बहुत डिफ़िकल्ट था, नहीं। आई कैप ने, क्योंकि फाइनल का कोई पेपर है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन पर मार्क्स चैलेंजिंग थोड़ा रखा हुआ था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चैलेंजिंग नहीं था। कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जो यूनिक हो, जो आज तक कभी आपने देखी ना हो, पास्ट पेपर में वैसा ना किया हो। बल्कि एनपीवी के क्वेश्चन के बारे में कुछ बच्चे तो ये राय कायम कर रहे थे कि जो पिछली अटैम्प्ट में समर 2024 का क्वेश्चन है, तकरीबन आई कैप ने फॉर्मेटिंग स्टाइल वही रखा है और पॉइंट भी वही रखा है कि कुछ फॉरेन करेंसी के फिगर्स देकर उसको लोकल में कन्वर्ट करवाया है। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ का टॉप अप आई कैप ने प्रोबेबिलिटी देके थोड़ा कंफ्यूज किया, बाकी तो ओवरऑल सेम था। तो ये पेपर पास होने के काबिल था, ये नहीं मैं कह सकता कि ये इम्पॉसिबल टू पास था, लेकिन पॉकेट्स में इजी मार्क्स थे, पॉकेट्स में चैलेंजिंग मार्क्स थे। अगर आपने किसी ऐसी पॉकेट पे जो चैलेंजिंग थी, आपने अनड्यू टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आप परेशान हुए होंगे। और अगर आपने रीज़नेबल टाइम, सारे क्वेश्चन को थोड़ा टाइम जितना रीज़नेबल बनता है एलोकेट किया, तो आपके लिए पास होना पॉसिबल है। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पास रेट इसका शायद बेहतर हो। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, एक तो शायद आपको लेवरेज मिल जाए पैनिक का, कंप्यूटर बेस्ड का, और 30 मिनट्स का थोड़ा फ़ायदा हो जाए। दूसरा, आपका क्या नाम है, पेपर में इतना कुछ चैलेंज था नहीं। हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव थे, पेपर का कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर के थोड़े चैलेंजेस थे,
नो डाउट किसी की राउंडिंग हो रही थी, किसी की नहीं हो रही थी, किसी का टेक्स्ट कॉपी हो रहा था, फार्मूला एक्सेल पे कॉपी होके पेस्ट नहीं हो रहा था, ये मसाइल पाए जा रहे थे। तो ये इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ जब आप आई कैप को रिपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो इसको ओवरकम करेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात की जाए, 3 घंटे 30 मिनट का पेपर था। तो बेटा BFD का पेपर हमेशा ही टाइम प्रेशर्ड होता है। नो डाउट एक्सेल की वजह से थोड़ा सा आपका NPV बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन आपका टाइम ज़रूर सेव हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 को और 3 को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कहेंगे, बाकी क्वेश्चन इतने ज़्यादा टाइम प्रेशर्ड नहीं थे। वैल्यूएशन का क्वेश्चन और NPV का तो ऑलवेज टाइम प्रेशर्ड होता है। अच्छा, ये मैंने ओवरऑल पेपर पे फीडबैक दे दिया कि बेटा वर्डिंग में कोई मसला नहीं था। पेपर को डिफ़िकल्टी लेवल पे रेट करें तो मॉडरेट टू चैलेंजिंग, बाज़ बच्चों के लिए शायद ये इजी टू मॉडरेट की तरफ जाता हो, थोड़ा सा टाइम प्रेशर्ड, थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लेकिन स्टिल ये पेपर पास होने के काबिल था। ये मैंने आपको ओवरऑल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। बाकी कुछ बच्चे शायद मेरे से इख्तलाफ करें, वो कहें नहीं जी सर ने तो बहुत ईजी कह दिया है। नहीं, इतना ईजी नहीं है, कभी ईजी हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पढ़े बगैर चले गए और जाकर आपने तहैया कर लिया कि पेपर में बड़े बगैर पास करके आऊँगा, तो फिर तो बेटा चीज़ें आपने खुद प्लान किए बगैर आप आई कैप में अपीयर हो गए हैं, तो ये आपने अपने साथ खुद ज़्यादती किया है। अच्छा, जब हम आते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो अगर मेरे सामने ये पेपर आता, ये तो इंस्ट्रक्शन का पेज है, अगर मेरे सामने ये पेपर आता बेटा, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को हार्ड फॉर्म में पेपर था नहीं था ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाता। कुछ मुझे भी मसाइल आते, मैं भी पैनिक होता, शायद 15-20 मिनट ज़ाया होते, जो शुरू में 5-10 मिनट भी कुछ ज़ाया हुए हैं कुछ लोगों के। अच्छा, पहला क्वेश्चन अगर हम इसका देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, मेरी तमाम स्टूडेंट को ये गाइडेंस होती है। वैसे मैंने रिवीजन में भी बताया था कि आपने कभी भी पहला क्वेश्चन NPV का नहीं करना, क्योंकि ये आपका टाइम खाएगा। जिन स्टूडेंट ने NPV के क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, उनको बाद में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में छोड़ना पड़ा, या उनका पेपर नामुकम्मल रहा, या उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने के बावजूद भी वो फ़ायदा नहीं उठा सके। तो अगर मैं पेपर को ओपन करूं तो पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ये पूरा ओवरऑल जो क्वेश्चन था बेटा, ये लोकल NPV का क्वेश्चन था। NPV विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के टॉपिक पे था पूरा क्वेश्चन। और इस पूरे क्वेश्चन को बेटा आपने NPV को PKR में कैलकुलेट करना था। 2 ऐसी एडजस्टमेंट्स थी जिसको आपने USD से PKR में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट की वर्किंग आनी चाहिए थी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से। करूँगा नहीं, बस मैं ओवरऑल बातें कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आपने निकालना था और उसको यूज़ करके आपका जो USD का रेवेन्यू था वो PKR में कन्वर्ट होना था, और आपकी जो भी वेरिएबल कॉस्ट थी USD वाली, आपने उसको PKR में कन्वर्ट करना था। बाकी चीज़ें जो आपको डॉलर में नहीं दी हुई PKR में है, उनको आपने वैसे ही कॉपी कर लेना था। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी थी, और प्रोबेबिलिटी क्योंकि मल्टीपल थी तो कुछ लोगों ने टेबल से किया होगा, कुछ ने डिसीजन ट्री रफ में बना लिया होगा। दोनों अप्रोचेज एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ये बात ज़हन में रखें कि प्रोबेबिलिटी आ गई तो प्रोबेबिलिटी आ गई, तो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके अगर कैलकुलेशन करनी थी तो फिर आप बी पार्ट का आंसर देने में थोड़ा मसाइल का शिकार होंगे। जिस बच्चे ने पार्ट बी करना है उसको फिर NPV को एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ना कि वॉल्यूम या रेवेन्यू को। बाकी कुछ बच्चों ने कर भी लिया तो बी पार्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ए पार्ट के लिए आपको NPV निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी को काउंट करना था, इसी तरह बीच में संक कॉस्ट भी थी, उसके अलावा आपकी फिशर इक्वेशन भी यूज़ हो रही थी, उसके अलावा टैक्स डेप्रिसिएशन भी थी, नेक्स्ट टैक्स पेमेंट भी थी, इन्फ्लेशन भी था, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट भी थी। तो आप ये बात ज़हन में रखें, तकरीबन उसने इवन पार्ट बी को देखें, सी को देखें तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का डिमांड के साथ था, तो NPV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन लेना था। सेंसिटिविटी का न्यूमेरिकल भी था, थ्योरी भी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू की लिमिटेशंस भी थी कि ये रूटीन के डिसीजन के लिए तो इस्तेमाल होती है, वन ऑफ इस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इतनी फेमस नहीं है। सिमुलेशन की लिमिटेशन थी
कि ये एक वक्त में एक फैक्टर की चेंज स्टडी करती है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। रियल लाइफ में मल्टीपल फैक्टर इकट्ठे ही चेंज होते हैं। तो बेटा ये जो एनपीवी का क्वेश्चन था, टाइम प्रेशर था, टाइम कंज्यूमिंग था, और था भी तकरीबन 13 4 17, 20 और 2 22। अगर मैं एनपीवी से स्टार्ट करता ना तो मैंने डी पार्ट पहले कर लेना था, सबसे पहले डी पार्ट पे अटैक करना था, लेकिन मैंने एनपीवी वैसे करना नहीं था। मेरी क्वेश्चन की जो सजेस्टेड अप्रोच है वो मैं बताऊंगा आपको अभी एंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसमें आपने हाँ जी एसिड रिप्लेसमेंट यानी ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल सेलेक्ट करना था। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल सेलेक्ट करना था, और ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल में से 5 साल या 6 साल इनमें से बताना था आपने, 5 इयर्स या 6 इयर्स। अब इसमें अगर आपने एलसीएम मेथड से किया है तो वो तो 30 पीरियड्स का टेबल बन जाएगा, वो तो मैनेजेबल ही नहीं है, और एलसीएम मेथड से नहीं होना था। इसको हमने इक्वल एंड एनुअल कॉस्ट मेथड से करना था। उसकी क्या वजह है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं दिया हुआ। उसने कहा था गाड़ी जब पुरानी होगी तो उस गाड़ी की कॉस्ट 20% पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी पुराने होने की वजह से। ये इन्फ्लेशन की वजह समझ रहे थे, ये इन्फ्लेशन नहीं है। जब कोई व्हीकल पुरानी होती है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ रिपेयर है वो ज़्यादा होता है। तो बच्चों ने इन्फ्लेशन समझते हुए इसको क्या नाम है एलसीएम से करने की कोशिश कर दी। ये ईएसी मेथड से आपने करना था, और इसको जब आपने डिस्काउंट करना था तो डिस्काउंट करने के लिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई थी 20%। तो आपने इस 20% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पहले एनपीवी निकालनी थी 5 इयर्स की एट 20%, फिर आपने एनपीवी ऑफ 6 इयर्स निकालनी थी एट 20%, और फिर आपने दोनों की ईएसी निकाल लेनी थी, और इनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी जो लोअर ऑफ है। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें लीज वर्सेस बाय डिसीजन लेना था। और लीज और बाय डिसीजन जो होता है ये हम अपने क्लास में बताते हैं कि लीजिंग इज जस्ट लाइक अ बोरिंग ऑफ द एसेट, और बाय डिसीजन में आप बैंक से अमाउंट बोरो करके एसेट लेते हैं। यहाँ आप अमाउंट बोरो करने की बजाय एसेट ही बोरो कर लेते हैं। इसमें आपने जब डिस्काउंटिंग करनी थी तो उसने क्वेश्चन में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दी थी, तो आपने चाहे लीजिंग वाले ऑप्शन को करना था चाहे आपने बोरो वाली ऑप्शन को करना था, दोनों में जो डिस्काउंट रेट लेके चलना था वो 10%। ये बहुत से बच्चों ने मिस्टेक की होगी, 20% पे इसको कर दिया होगा। आपने 10% की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे इसको डिस्काउंट करना था। दूसरी बच्चों की जो गलती आई कैप ने रखी थी वो ये थी कि जो हमारी कंपनी है उसका नाम है MA मार्गला लॉजिस्टिक्स। जब आप एसेट परचेज करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने लिखा था लीज के केस में भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस केस में आपने मेंटेनेंस कॉस्ट और टैक्स सेविंग को इग्नोर करना था, क्योंकि लीज ऑप्शन में भी मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कंपनी को देनी पड़ रही है, बाय ऑप्शन में भी देनी पड़ रही है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी टैक्स सेविंग लिख दी तो उसने अपना इररेलेवेंट आइटम लिख के टाइम ज़ाया किया है। अगर आई कैप थोड़ा लीनियंसी से चलेगा, नो डाउट डिसीजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो छोड़ सकता है, आपको माफ़ कर देगा। लेकिन वैसे ये डीएस लीजिंग के नाम से एक पास पेपर का सवाल है, उसमें भी यही पॉइंट था, वहाँ ये इंश्योरेंस के लिए था। तो अगर बाय ऑप्शन में और लीज ऑप्शन में दोनों में मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाए और हमारे लेसी की जिम्मेदारी हो, तो बाय ऑप्शन में भी वही करता है, लीज में भी लेसी कर रहा है, तो आपने रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी टैक्स सेविंग नहीं लेनी थी। बाकी यहाँ पे लीज रेंटल एडवांस में थे तो ज़ीरो से स्टार्ट होने थे, और उसके बाद टैक्स सेविंग जो है वो पीरियड एंड पे ही आती है। बाकी उसने टैक्स रेट्स आपको शायद दिए हुए थे, तो वो टैक्स सेम ईयर में आपने पे करना था, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट और ये वो उसमें ऐसे था। तो आगे बाकी फर्दर आगे जिसने ले लिया मेंटेनेंस कॉस्ट वो बाई कैप उसको कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका इसका ए पार्ट ये था कि हमारी एक कंपनी है जिसको कोई ख़रीदना चाह रहा है, तो गेमिंग की है, कोई गेम्स वगैरह बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन ये टॉपिक जो था ये आपका बिजनेस वैल्यूएशन का था जी। इसका जो ए पार्ट था वो ये था कि आपको जो ख़रीदना चाह रहा है, जो एक्वायरर है, वो आपको जो ऑफ़र लगा रहा है वो कैश की ऑफ़र लगा रहा है। वो आपसे कह रहा है जो करंट मार्केट वैल्यू है इससे 20% ज़्यादा ले लो, या जितने परसेंट भी कह रहा है।
आपने वैल्यू निकाल के देखना है कि क्या हमें वो सूटेबल है ऑफर के नहीं सूटेबल हमारे लिए। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर ये बिजनेस वैल्यूशन का क्वेश्चन था जिसको बाद में कंपेयर करना है। अब वैल्यूशन के लिए असूल होता है किस किस मेथड से वैल्यूशन होगी। तो सबसे पहले आप नेट एसेट वैल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस शीट का डाटा दिया है। क्योंकि ये गेमिंग है तो इसके इनटेंजिबल एक एसेट्स मेन एसेट्स होते हैं, तो आपकी इनटेंजिबल की बुक वैल्यू तो काउंट नहीं करेंगे। अगर आप बुक वैल्यू पे करते हैं फिर काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे किताबें गाइडलाइन ये देती हैं कि इनटेंजिबल को हमने तब लेना है जब उनका मार्केट में कोई रियलिस्टिक एस्टिमेट हो या हम कर सकें। तो आपने नेट एसेट वैल्यू अव्वल तो इसमें लगा सकते हैं, दूसरा आप इसमें पी रेशियो लगा सकते हैं मेथड, फिर उसके बाद आप इसमें फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी लगा सकते हैं के ई पर, या फ्री कैश फ्लोज टू फर्म लगाएं वैक निकाल के, और बाद में उसमें से लोन की वैल्यू माइनस कर दें तो फिर वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। ये दोनों मेथड लग सकते थे। मुझे लगता है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ज़रा आसान है, लोन की अमाउंट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है। अब मसला ये है कि उसने बिजनेस के एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज जो प्रोडक्ट्स या गेम्स हैं उसके भी दिए हैं, एक नई गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसके भी कैश फ्लोज दिए हैं, और उसने आपके 3-4 सालों के बाद जो बेसिक प्लानिंग हॉरिजन है उसके बाद के भी कैश फ्लोज दिए हैं। तो 3 तरह के कैश फ्लोज हैं। जब आपने ये फ्री कैश फ्लोज मेथड चलना है तो आपने तीनों को 1 बाय 1 काउंट करना है, तीनों को आपने फ्री कैश फ्लो से डिस्काउंट करके लेके चलना है। एग्जिस्टिंग बिजनेस की प्रोडक्ट के फ्री कैश फ्लोज जो नया डेवलपमेंट में जा रही है, अगर वो डेवलप हो जाए सक्सेसफुली, बल्कि हो गई वगैरह, उसके भी कैश फ्लोज बताएं, उसकी भी पीवी निकालनी थी, और टर्मिनल कैश फ्लोज 2029 से आगे के शायद। तो बेटा ये आपने सारे फ्री कैश फ्लोज काउंट करने थे, ठीक है। हालांकि उसने कहा है कि हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो हम ये वैल्यूशन जो कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आपके पास जो क्लाइंट आया आप उसकी इंफॉर्मेशन मार्केट में किसी और को शेयर नहीं करते, इसीलिए आप ये कैश फ्लोज का डाटा लेके वैल्यूशन में उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई तुम्हें क्या प्राइस लेनी चाहिए, अंडर वैल्यू दे रहा है, ओवर वैल्यू दे रहा है। इसका भी ए पार्ट करने से पहले बी पार्ट में कर सकता था। बी पार्ट में थ्योरी क्या पूछी हुई थी कि अगर आप हॉस्टाइल टेक ओवर से बचना चाहते हैं तो आपके पास क्या तरीकाकार हैं। तो ये 5 नंबर की हैं, तो खाली नाम नहीं लिखने थे, 2 से 3 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने थे, जैसे पॉइजन पिल होता है, वाइट नाइट है, क्राउन ज्यूल है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। सी पार्ट उसने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का दिया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कंपनी किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर इशू करके पैसा ले ले। एक तो ये जल्दी अरेंज हो जाते हैं, आप सबको पता होगा, क्विक मेथड है, इशू कॉस्ट ना होने के बराबर है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप इसमें ह्यूज अमाउंट रेज नहीं कर सकते, रेगुलेशन की थोड़ी सी लॉ की भी प्रोविजंस आ जाती हैं, तो इसीलिए ये इसके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज बड़े आराम से लिखने थे। बाकी बाज़ दफ़ा ये प्राइवेट प्लेसिंग के ज़रिए हम जो ख़रीदने वाला होता है उसको भी डिस्करेज कर सकते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है। तो इसमें बी पार्ट में उसने आपको डिफेंस टैक्टिक्स पूछे थे हॉस्टाइल टेकओवर के, सी पार्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का था। तो मैं इन दोनों को पहले करने को प्रेफर करता, और ये कितने मार्क्स के थे, तकरीबन 9 मार्क्स के थे। तो 9 में से 6, 7, 8 जितने आ जाए वो बेहतर था। बाकी ये 15 मार्क्स हैं, इन 15 में से आप कोई 8, 9, 10, 12 जितने ले लें। वैसे नॉर्मली वैल्यूएशन के सवाल में लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा जितने भी बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, मेजॉरिटी इस क्वेश्चन के बारे में बड़े हैप्पी थे कि ये अच्छा क्वेश्चन आया, को बहुत मुश्किल नहीं था। जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट पे था, एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट पे। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मसाइल क्या थे या क्या इशू था तो वो एक पाकिस्तान की कंपनी, लेकिन आपने उसकी यूएसए की सब्सिडरी के लिए रिस्क मैनेज करना है। तो इस क्वेश्चन में यूरो फॉरेन करेंसी था, यूरो को फॉरेन करेंसी के तौर पे लेना था, और यूएसडी को एज अ लोकल करेंसी लेना था। उसके बाद इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कोड सिस्टम था, सारे कन्वर्जन डिवाइड से होने थे, प्रीमियम इसमें लेस करना था। और आपके पूरे क्वेश्चन में अगर आप आएँ तो बेटा ये यूरो की पेमेंट और रिसीट करके इनकी आपस में मैचिंग करनी थी पहले। जिस बच्चे ने मैचिंग नहीं की उसकी डायरेक्शन गलत है।
मैचिंग करके 3 मिलियन की जो पेमेंट ऑब्लिगेशन बन रही थी यूरो की, आपने उसको लेके चलना था। नो हैजिंग का मतलब होता है कि आपने 30 सितंबर वाले ओपन मार्केट के स्पॉट रेट पे कन्वर्जन करना है, और वो 30 सितंबर का स्पॉट रेट नहीं दिया था, वो इस लाइन से निकलना था कि डायरेक्टर कंसर्न है आज के स्पॉट रेट के मुकाबले में उन्हें लगता है कि डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी डॉलर डी वैल्यू होगा और यूरो एप्रिशिएट होगा, यूरो स्ट्रेंथन होगा। तो जब डॉलर डी वैल्यू होता है, इसका मतलब है $1 के बदले आपके कम, अगर डॉलर डी वैल्यू होगा तो इसका मतलब है यूरो स्ट्रेंथन होगा। तो जब आप डॉलर से यूरो एक्सचेंज करेंगे तो आपके $1 से कम यूरो एक्सचेंज होंगे, ठीक है, $1 से कम यूरो एक्सचेंज होंगे। डॉलर की परचेजिंग पावर गिर रही है, इसका मतलब है यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है, यूरो एप्रिशिएट हो रहा है। तो ये आपने 5% का इम्पैक्ट इस तरह लेना था कि आपने इसको डॉलर डी वैल्यू कर रहा है और यूरो एप्रिशिएट कर रहा है। तो ये आपके यूरो दिए हुए हैं, ये जो दिखे हुए हैं पहले 0.92, ये यूरो हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कहूँ आज 30 जून को $1 कैन एक्सचेंज 0.9249 यूरो फॉर पेमेंट, यानी $1 दें, $0.9249 ले लें। 30 सितंबर वाले दिन अगर आप $1 के बदले यूरो लेने जाएंगे तो आपको यूरो, अगर यूरो वीक हो तो वो ज़्यादा मिलेंगे, हमें यूरो कम मिलेंगे क्योंकि यूरो स्ट्रांग हो रहा है। तो आपने क्या करना था, 0.9249 का इंटू 0.95 करके, डॉलर वीक हो रहा है, यूरो स्ट्रांग हो रहा है, जो करेंसी स्ट्रांग होती है उसके कम यूनिट एक्सचेंज होते हैं, तो आपने इसको कम करके ये रेट निकालना था। सारे बच्चे यही गिला शिकवा कर रहे थे 30 सितंबर का स्पॉट रेट आई कैप ने नहीं दिया। कई बच्चों ने ये एजम्पशन ले ली कि उस दिन का जो फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट है, ऐसा नहीं है। उस दिन का फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट बेटा आप नहीं ले सकते, उसने आपको वही फिक्रा दे दिया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपके पास मेथड जो थे, मसलन नो हैजिंग था, उसके अलावा फॉरवर्ड था सिंपल, फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन में भी ओवर द काउंटर ऑप्शन था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं था, लेकिन ऑप्शन आपको डॉलर में दिया हुआ था, फॉरेन करेंसी में नहीं था। उसके बाद यानी नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग करेंसी वाला केस था। और उसके अलावा मनी मार्केट हैज बड़ा सिंपल था, डॉलर यूरो का डिपॉजिट रेट या इन्वेस्टिंग रेट लेंगे पहले, फिर यूएसडी का बोरिंग रेट लेकर आपने 3 स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म करने थे। ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था। बस उस बच्चे को मसला आया होगा जिसने या तो इसको आखिर में किया है या जिसने इसको केयरफुली रीड नहीं किया। इसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आई कैप ने बहुत सिंपल और थ्योरेटिकल रखा। यानी पहला उसने पूछा था किसी भी बिजनेस में की फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन क्या होते हैं, तो 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। यही हमारा पूरा बीएफडी का सिलेबस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से जो कमाई आती है उसमें से डिविडेंड डिसीजन देते हैं, डिविडेंड कितना दें ये डिविडेंड डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से लेनी है, ये तीनों डिसीजन आपस में एक ट्रायंगल में होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये एक्सप्लेन करना था। उसके अलावा आपने किसी भी बिजनेस के या जो ये ऊपर है इसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बताने थे। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, तो अब आप उसकी रेशो बता सकते थे क्या क्या हो सकती हैं। केपीआई का मतलब होता है रेशोज बतानी थी। तो लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सफिशिएंट लिक्विडिटी, लेकिन उसका केपीआई क्या है, करंट रेशो, एसेट एस रेशो। रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, उसका मैयर क्या है, रॉस, जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल रेवेन्यू ग्रोथ। ये कुछ भी आप सजेस्ट कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। हाँ, तीसरे पार्ट में उसने आपको डिविडेंड पॉलिसी को लिंक किया, जिसमें एक डायरेक्टर अलीना मलिक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और दूसरा दस्तगीर और तीसरा जहूर है। जहूर जो है इसमें वो आपका डिविडेंड रेलेवेंस और इरेलेवेंस थ्योरी अप्लाई हो रही थी। जो जहूर सिद्दीकी है ये डिविडेंड की रेलेवेंस थ्योरी में जो सिग्नलिंग इफेक्ट है ये उसका सपोर्टर है, आपने इसके ऊपर बात करनी थी। जो क्या नाम है आपका अलीना है वो इररेलेवेंस थ्योरी को की सपोर्टर है
कि हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए बल्कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हम फ्यूचर में ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो खुद ही मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो इन्वेस्टर को होम में डिविडेंड मिल जाएगा। तो आपने इसके आर्ग्यूमेंट में इररेलेवेंस थ्योरी और होम में डिविडेंड वाली बात करनी थी, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत एजम्पशंस भी बतानी थी। उसके बाद दस्तगीर का कहना यह है कि दस्तगीर वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आपका इररेलेवेंस थ्योरी थी, साफ नज़र आ रहा है डिविडेंड पॉलिसी वॉज इररेलेवेंट। इसमें आपने इररेलेवेंस थ्योरी को एक्सप्लेन करना था कि वो इररेलेवेंस थ्योरी का सपोर्टर है, उसके क्या प्लस हैं क्या माइनस है। अलीना मलिक बर्ड इन हैंड थ्योरी और प्रेफरेंस ऑफ करंट इनकम को आप लिंक कर सकते थे या क्लाइंटल इफेक्ट को। नीचे ज़हूर सिद्दीकी के केस में आप सिग्नलिंग इफेक्ट, बड़ा क्लियर सिग्नलिंग की बात नज़र आ रही है, उसको रिलेट कर सकते थे। तो ये आपने इसके ऊपर आंसर लिखना था। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्वेश्चंस को किस सीक्वेंस से करता, साफ सी बात है, मैं आई कैप के पेपर में बैठता तो कभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पहले नंबर पे नहीं करना था। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करना था जिसमें एसेट रिप्लेसमेंट भी था और लीजिंग भी था। और ये क्वेश्चन था भी हमारा तकरीबन कितने मार्क्स का, अगर हम देखें यहाँ पे मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है। तो ये जो लीजिंग का क्वेश्चन था और वो दोनों मिला के टोटल मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 16 नंबर थे। तो मैंने 20 नंबर से छोटे नंबर वाले क्वेश्चन 16 में से मैं कोशिश करता कि मेरे पास रीज़नेबल टाइम में को 12 से 13-14 नंबर आ जाए, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पे स्विच कर जाना था जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का है 20 नंबर का। उस 20 में से मैं 13 से 16-17 तक की फाइट करता। ये 2 क्वेश्चन के बाद फिर मैं आ जाता क्वेश्चन 5 पे जो थ्योरी वाला है। उसमें ठीक है हमारे पास जो क्वेश्चन है थ्योरी में ज़रा हमारे पास मार्जिन कम होता है, हम स्पीड जिसकी है वो तो टाइप कर सकता है, जिसकी स्पीड नहीं है वो टाइप नहीं कर सकता। तो ये 4, 6, 10 और 18, तो इस 18 में से मैं कहता जी मैंने सिर्फ 9 नंबर का फोकस कर रहा हूँ। तो 14, 15 कर लेते हैं चलो एवरेज, और इसमें से 9। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से फिर मैं सेलेक्ट कर लेता कि मेरे लिए पॉसिबल कौन सा था। वैसे मैंने 5 को पहले सेलेक्ट करना था क्योंकि 5 में थ्योरी भी है, मुझे वहाँ से वो डिफरेंट टेक्स्टिक्स लिखने पे टाइम बच जाता। फिर आखिर में मैं एनपीवी में आता ना, मैं प्रोबेबिलिटी की इतनी टेंशन में पड़ता। नो डाउट आखिर में एनपीवी का क्वेश्चन करने में पैनिक ज़रूर क्रिएट होता, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि पहले 1 घंटे 15 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट में आपने 2 क्वेश्चन वो पकड़ने हैं जो 20 नंबर से छोटे के हैं। फिर अगले 2 घंटे में आपने फाइट करनी है 3 क्वेश्चन। यहाँ आपने स्पीडें लगानी है, यहाँ आपने टाइम को मैनेज करना है, वहाँ एक्यूरेसी को फोकस करना है और इधर टाइम को। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 5 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या 1 पहले कर लेता बाद में 5, या 5 पहले करके 1। तो ये सारा मैकेनिज्म हो सकता था। जिस बच्चे ने एनपीवी से स्टार्ट किया उसको प्रोबेबिलिटी ने एक तो तंग किया, दूसरा उसका टाइम तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, इवन कई लोगों ने 1.5 घंटा भी इन्वेस्ट कर लिया, जिससे एक पैनिक क्रिएट हुआ। और एफआरएम का जो आसान सवाल था बच्चे वो आसान क्वेश्चन पे फंसे, वैल्यूएशन के क्वेश्चन में कई लोग स्टक हो गए, कई लोगों ने थ्योरी का क्वेश्चन देखा ही नहीं, कई लोगों ने हार्ड पेपर मांगा ही नहीं, जिस वजह से वो पेपर को प्रॉपरली नहीं देख पाए। इसीलिए नॉर्मली हम ये कहते हैं बच्चों से कि एग्ज़ाम में बैठ के आपने उस वक्त जो पेपर आया है उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम करनी है। जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आते हैं छोटे नंबरों के पहले अटैक करें, एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है। कई लोगों को वो जो 30 मिनट का आई कैप ने रिलैक्सेशन दी उसने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और वो बाहर निकल के यही कह रहे थे लो जी अब निकल गया, उम्मीद है पेपर निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारा एंड पे रह गया था वो हमने वीकनेसेस को ओवरकम कर लिया। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि जिन बच्चों ने भी पेपर दिया है मेजॉरिटी का पेपर पास हो, लेकिन अगर आपका पेपर पास नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, तो आपने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, अपनी एग्ज़ाम अप्रोच को देखना है कि आपकी एग्ज़ाम अप्रोच में कहाँ पे फॉल्ट था। इस पूरी डिस्कशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आपको बताया जाए कि बेटा पेपर ऐसा नहीं था कि मैनेज ना हो सके। हाँ, अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है या आपने किसी क्वेश्चन पे अनड्यू टाइम इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने पेपर को खुद मिसमैनेज किया, देन वो फिर आपको रिस्क पे ले गया। लेकिन स्टिल 30 मिनट्स का क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसने शायद आपको बचा लिया हो। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, फिर फर्दर जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करते हैं।
अभी मैं सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा था, बस एक ओवरऑल डिस्कशन करना चाह रहा था। तो वो फिर आप इस क्वेश्चन को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। कुछ क्वेश्चन में मैंने कॉमन मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट पॉइंट आउट कर दी है। अगर आपकी ये मिस्टेक्स हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाज़ चीज़ें जिनको आप सही समझ रहे हैं वो गलत हो गई हैं तो कोई नहीं, तो जिनको आप गलत समझ रहे हैं वो भी सही हो सकती हैं। इसीलिए बी पॉजिटिव, आप अगले जो भी पेपर्स हैं उनकी तैयारी शारी करें। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।